हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल। आप सभी का आज की इस एनसीईआरटी की क्वेश्चन आंसर की वीडियो में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कक्षा 8 के एनसीईआरटी के बुक जो आपकी है संसाधन एवं विकास यानी कि भूगोल की जो बुक है उसके अध्याय 3 का यहाँ पे हम क्वेश्चन आंसर देखेंगे। कंप्लीट क्वेश्चन आंसर यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। तो बस इतना रिक्वेस्ट है कि वीडियो देखना स्टार्ट किए हैं तो पूरी वीडियो देखिएगा, और वीडियो देखने के बाद अगर आप लोगों को लगे कि वीडियो से आपने कुछ सीखा है, आपको कुछ नॉलेज मिली है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और रेगुलर बेसिस पे आप लोगों को अगर एनसीईआरटी के किसी भी क्लास के किसी भी सब्जेक्ट के किसी भी चैप्टर के सोल्यूशन आपको चाहिए तो रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल से जुड़ सकते हैं। जुड़ने के लिए सिर्फ एक काम करना है, नीचे जो लाल कलर का सब्सक्राइब बटन उस पर क्लिक करके जैसे ही सब्सक्राइब करेंगे एक बेल आइकन आएगा, घंटी का निशान आएगा, उसको दबा के ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। बिल्कुल फ्री है, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलते हैं, देखते हैं। आज का चैप्टर का नाम हमारा खनिज और शक्ति संसाधन, अध्याय 3 है ये। इसका हम सबसे पहले पाठ्य पुस्तक से जो प्रश्न है उसको देखेंगे, उसके बाद अभ्यास के जो प्रश्न है उसको डिस्कस करेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए, पहला प्रश्न है, उसके अंतर्गत 5 प्रश्न है यहाँ पे। प्रतिदिन आपके उपयोग में आने वाले 3 सामान्य खनिजों के नाम बताना है। दूसरा है अयस्क क्या है, धात्विक खनिजों के अयस्क सामान्यतः कहाँ पाए जाते हैं। तीसरा प्रश्न है प्राकृतिक गैस संसाधनों में संपन्न 2 प्रदेशों के नाम बताइए। चौथा प्रश्न है निम्नलिखित के लिए आप ऊर्जा के किन स्रोतों का सुझाव देंगे। और पांचवा है 5 तरीके दीजिए जिनसे कि आप घर पर ऊर्जा बचा सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले प्रतिदिन आपके उपयोग में आने वाले 3 सामान्य खनिजों के नाम बताना है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सबसे पहले है, यहाँ पहले प्रश्न का आंसर है प्रतिदिन उपयोग में आने वाले सामान्य खनिज लोहा है, नमक है और ग्रेफाइट है। दूसरा प्रश्न है जिन शैलों से खनिज का खनन किया जाता है वे शैल अयस्क कहलाती हैं। धात्विक खनिजों के अयस्क सामान्यतः आग्नेय और कायांतरित शैलों में पाए जाते हैं। तीसरा क्वेश्चन था प्राकृतिक गैस संसाधन से संपन्न 2 प्रदेशों के नाम। तो जैसलमेर राजस्थान में है और मुंबई महाराष्ट्र में। चौथा क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको बताना था चौथे क्वेश्चन में, यहाँ पे देख लीजिए चौथा क्वेश्चन क्या था। चौथा प्रश्न था निम्न के लिए आप ऊर्जा के किन स्रोतों का सुझाव देंगे। तो चौथे प्रश्न का आंसर यहाँ पे है बायोगैस, ज्वारीय ऊर्जा एवं पवन ऊर्जा और पवन ऊर्जा एवं सौर ऊर्जा। तो इसमें से जो आपको यहाँ पे सुझाव देना है, ये 3 सुझाव यहाँ पे दिए गए हैं। बायोगैस का उपयोग कर सकते हैं आप, नेचुरल जो हम LPG यूज करते हैं उसके जगह पे। और ज्वारीय ऊर्जा जो ज्वार भाटे से उत्पन्न होती है ऊर्जा। पवन ऊर्जा यानी कि पवन चक्की लगा के हम हवा के द्वारा, वायु के द्वारा ऊर्जा उत्पन्न कर सकते हैं। और सौर ऊर्जा यानी कि सोलर एनर्जी का हम उपयोग कर सकते हैं। चौथा क्वेश्चन, यहाँ पे 5वां क्वेश्चन था घर पर ऊर्जा की बचत के तरीके। तो देख लीजिए, बिजली उपकरणों को आवश्यकता न होने पर बंद कर देना, सब्जी प्रेशर कुकर में पकाना जिससे जल्दी पकती है सब्जियाँ, CLF बल्ब व ट्यूब का प्रयोग करना, यानी कि आप जो नॉर्मल बल्ब यूज करते हैं 100 वाट 200 वाट का, वो ज़्यादा बिजली की खपत करती है एज कम्पेयर टू यहाँ पे CFL है, या फिर अब तो LED आ गई है बल्ब। और ट्यूबलाइट्स जो होती हैं जो वाइट कलर की जलती हैं वो कम बिजली की खपत करती हैं एज कम्पेयर टू जो आपके नॉर्मल बल्ब आते हैं जो पीले कलर में हल्के से जलते हैं उनकी अपेक्षा। खिड़कियों को खुली रखकर प्राकृतिक हवा और प्रकाश को अधिकतम प्रयोग करना। गैस जलाने से पहले सब्जियां काटकर व धोकर तैयार रखना जिससे आप लोगों की ऊर्जा की बचत हो सकती है घरों में। दूसरा प्रश्न है यहाँ पे, सही को चिन्हित कीजिए। निम्नलिखित में से कौन सी एक खनिजों की विशेषता नहीं है। ठीक है, यहाँ पे 4-5 ऑप्शन दिए गए हैं, उसमें से बताना है कौन सी इसमें से विशेषता नहीं है खनिजों की। तो यहाँ पे 5 ऑप्शन देख लेते हैं पहले, उसके बाद आंसर बताता हूँ। वे प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा निर्मित होते हैं, तो बिल्कुल सही है। उनका एक निश्चित रासायनिक संघटक होता है, बिल्कुल सही। उनका कुछ न कुछ रासायनिक संघटक से वो मिल के बने रहते हैं, रासायनिक पदार्थों से मिल के बने रहते हैं। वे असमाप्य होते हैं, यानी कि कभी समाप्त नहीं हो सकते, तो बिल्कुल ये गलत है। जो आपके खनिज होते हैं आपको पता है कि वो रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, कभी न कभी वो समाप्त होंगे ही। तो इसलिए ये वाला जो आपका ऑप्शन है ग वाला, ये बिल्कुल गलत है, यानी कि यही इसका आंसर होगा। उनका वितरण असमान होता है, तो उनका वितरण आपको पता है कि समान रूप से होता है, तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा ग वाला, वे असमाप्य होते हैं। दूसरा है निम्नलिखित में से कौन सी अभ्रक की उत्पादक नहीं है। तो यहाँ पे
अभ्रक का उत्पादक आपको पता है सबसे ज़्यादा झारखंड, राजस्थान और आंध्र प्रदेश में होता है। कर्नाटक में नहीं होता अभ्रक, यानी कि यही आंसर हो जाएगा। अभ्रक का उत्पादन कर्नाटक में नहीं होता। निम्नलिखित में से कौन विश्व में तांबे का अग्रणी उत्पादक है? तो यहाँ पे देख लीजिए, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्योंकि ये एग्जाम में भी आपके अभी कक्षा 8 में तो आएगा ही, आगे आने वाले आप अगर समय की तैयारी कर रहे हैं, आगे कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए ऐसे क्वेश्चन का आंसर। तो तांबे का सबसे ज़्यादा उत्पादक देश है, अग्रणी उत्पादक है चिली। ठीक है, ख ऑप्शन आपका सही है। चौथा क्वेश्चन यहाँ पे इसमें, निम्नलिखित प्रक्रियाओं में से कौन सी आपके रसोई घर में द्रवित पेट्रोलियम गैस यानी कि एलपीजी यानी कि लिक्विड पेट्रोलियम गैस को संरक्षित नहीं करेगी, यानी कि उसका बचाव नहीं करेगा? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है, इसमें से आपको बताना है कि कौन सा ऐसा तरीका है जिससे आपका एलपीजी जो घर में गैस आप यूज करते हैं वो नहीं बचाएगा। तो यहाँ पे देखिए, पहला है पकाने से पहले दाल को कुछ समय तक भिगो के रखना। तो भिगो के रखें तो दाल जल्दी पकेगी, जिससे आपका जो गैस है वो बचेगा। तो ये बिल्कुल गलत है, यहाँ पे आपका ये आंसर नहीं होगा। दूसरा, प्रेशर कुकर में खाना पकाना। प्रेशर कुकर में खाना पकाएंगे तो आपका खाना जल्दी पकेगा, जिससे गैस बचत होगी। तीसरा है, पकाने के लिए गैस जलाने से पूर्व सब्जी को काट लेना। तो पहले से सब्जी काट उठ के रखे रहेंगे धो के, तो पकाने के पहले, जलाने के पहले गैस आप तुरंत सब्जी रख देंगे जलाने के बाद, जिससे गैस बचेगी। और घ है, खुली कढ़ाई में कम ज्वाला पर भोजन पकाना। तो ये बिल्कुल गलत है। खुली कढ़ाई में अगर कम गैस करके आप भोजन पकाएंगे तो ज़्यादा समय लगेगा, जिससे आपका गैस बचेगा नहीं, खर्च होगा ज़्यादा। इसलिए यह आंसर आपका होगा घ वाला, कि खुली कढ़ाई में कम ज्वाला पर भोजन पकाना, क्योंकि यहाँ पे संरक्षित नहीं करेगा पूछा गया है। ठीक है, ऊपर के तीनों ऑप्शन क ख ग आपके संरक्षित करेंगे, चौथा ऑप्शन आपका संरक्षित नहीं करेगा। कारण बताइए। अब तीसरा क्वेश्चन है, पहला इसमें 4 इसमें क्वेश्चन है। बड़े बांधों के निर्माण के पूर्व पर्यावरणीय पहलुओं को ध्यानपूर्वक देखना चाहिए। दूसरा है, अधिकांश उद्योग कोयला खानों के पास केंद्रित होते हैं। तीसरा, पेट्रोलियम को काला सोना कहा जाता है। और चौथा है, आखनन पर्यावरणीय चिंता का विषय हो सकता है। तो इसका देखिए कारण बताना है। बड़े बांधों के निर्माण के पूर्व पर्यावरणीय पहलुओं को ध्यानपूर्वक देखना चाहिए। तो यहाँ पे आंसर है, बड़े पैमानों पर वनों को काटा जाता है, क्योंकि बड़े उद्योग यहाँ पे अगर बड़े बांध बनाए जाएंगे तो वहाँ पे जगह चाहिए, तो वृक्षों को काटना पड़ता है। बहुत बड़ा क्षेत्र जलमग्न हो जाता है जब बांध बनता है, तो उसके बांध के अपोजिट साइड देखेंगे तो बहुत ढेर सारा समुद्र की तरह जल रुका रहता है। तो वहाँ पे बहुत बड़ा जो क्षेत्र है वो जलमग्न हो जाएगा, जल में डूब जाएगा। स्थानीय स्तर पर भूकंप, भूस्खलन का खतरा बढ़ जाता है। तो ये कारण है। दूसरा प्रश्न था, अधिकांश उद्योग कोयले के खानों के पास क्यों लगे होते हैं? तो कोयला शक्ति के साधन के रूप में उद्योगों की मांग पूरी करता है। अब उद्योग वहीं पे लगाएंगे ना जहाँ पे उसकी मांग पूरी होगी। कोयला जहाँ पे निकल रहा है वहाँ से अगर वहीं पे उद्योग लगा देंगे तो उनका जो ट्रैवलिंग का खर्चा है, ट्रांसपोर्ट का खर्चा है, वो सीधे सीधे बच जाएगा। कोयला एक भारी खनिज ईंधन है जिसे दूर क्षेत्रों में ढोने से खर्च और समय बढ़ जाता है। तो जाहिर सी बात वही मैंने बताया आपको। तीसरा यहाँ पे क्वेश्चन है, पेट्रोलियम को काला सोना क्यों कहते हैं? पेट्रोलियम और इससे बने उत्पादों के महत्व तथा अधिक मूल्यवान होने के कारण ही इसे काला सोना कहा जाता है। और चौथा क्वेश्चन क्या था? चौथा क्वेश्चन था आपका यहाँ पे, आखनन पर्यावरणीय चिंता का विषय हो सकता है? तो बिल्कुल हो सकता है। आखनन खुले गर्त वाली खनन क्रिया जिसमें धूल बड़े स्तर पर पर्यावरण में फैलती है, जिससे प्रदूषण होता है। चौथा प्रश्न है यहाँ पे, निम्नलिखित में अंतर स्पष्ट कीजिए। परंपरागत और गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत, बायोगैस और प्राकृतिक गैस, लौह और लौह खनिज, धात्विक और अधात्विक खनिज। तो यहाँ पे पहला हम देखते हैं अंतर, परंपरागत और गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत। परंपरागत ऊर्जा के स्रोत, जिन स्रोतों का उपयोग मनुष्य अपनी ऊर्जा की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए लंबे समय से करता चला आ रहा है। इन स्रोतों का भंडार सीमित है, जैसे पेट्रोल हो गया, कोयला हो गया। ये सारे जो हमारे ऊर्जा के स्रोत हैं वो सीमित अवस्था में है, कम है, खत्म हो जाएंगे, एक समय आएगा। तथा ये अनवीनकरणीय ऊर्जा स्रोत, यानी कि इसको दोबारा नहीं बनाया जा सकता। तीसरा इसमें, इन ऊर्जा स्रोतों के उपयोग से प्रदूषण होता है। जाहिर सी बात है, कोयला आप जलाएंगे तो धुआं होगा जिसमें कार्बन मोनोऑक्साइड ये सारी चीज़ें होती हैं, तो उसमें प्रदूषण होता है उससे। कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस आदि परंपरागत ऊर्जा के उदाहरण हैं। गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत देखते हैं, जिन स्रोतों का उपयोग मनुष्य अपनी ऊर्जा की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए परंपरागत ऊर्जा स्रोतों के विकल्प के रूप में करते हैं, उसे अपरंपरागत ऊर्जा के स्रोत कहा जाता है। इन स्रोतों का भंडार सीमित नहीं है और ये नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत हैं।
इन ऊर्जा स्रोतों के उपयोग से प्रदूषण नहीं होता। जैसे आप सौर ऊर्जा देख लीजिए, उससे प्रदूषण नहीं होता। पवन चक्की देख लीजिए, उससे प्रदूषण नहीं होता। तो यहाँ पे अगला यही लिखा गया, उसके उदाहरण लिखा गया। सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, गैस परंपरागत ऊर्जा के स्रोत के उदाहरण हैं। दूसरा यहाँ पे है बायोगैस और प्राकृतिक गैस। तो बायोगैस यह मानव निर्मित संसाधन है। यह जैविक अपशिष्ट जैसे मृत पौधे और जंतुओं के अवशेष, पशुओं का गोबर आदि से तैयार होता है। इनका उपयोग खाना पकाने तथा बल्ब जलाने आदि में घरेलू ज़रूरतों के लिए किया जाता है। इसके प्लांट ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में लगाए गए हैं। प्राकृतिक गैस क्या है? यह प्राकृतिक संसाधन है, इसको मानव निर्मित नहीं किया है। यह पेट्रोलियम निपेक्षों के साथ पाई जाती है। इसका उपयोग घरेलू और वाणिज्यिक उद्योगों ईंधनों के रूप में किया जाता है। भारत में प्राकृतिक गैस जैसलमेर, कृष्णा गोदावरी डेल्टा, त्रिपुरा और मुंबई के अपतटीय क्षेत्रों में पाई जाती है। अगला है लौह और अलौह खनिज। लौह खनिज, जिन धात्विक खनिजों में लौह अयस्क पाया जाता है उन्हें लौह खनिज कहते हैं। यानी कि उस प्रोडक्ट में, जो भी आपका प्रोडक्ट होगा खनिज में, उसमें लोहे की मात्रा पाई जाएगी। लौह अयस्क मैग्नीज, क्रोमाइट इत्यादि लौह खनिज के उदाहरण हैं। अलौह क्या है? जिन धात्विक खनिजों में लौह अंश नहीं पाया जाता उसे अलौह कहते हैं। जैसे सोना, चांदी, तांबा आदि अलौह खनिज के उदाहरण हैं। चौथा यहाँ पे धात्विक और अधात्विक खनिज था। तो धात्विक देखिए, जिन खनिजों में से धातु प्राप्त होता है उसे धात्विक कहते हैं। इनको पीटकर पतली चादर होगा, यहाँ पे याद रखिए, चादरों के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। इसमें चमक होती है। लौह अयस्क, मैग्नीज, क्रोमाइट, सोना, चांदी इत्यादि धात्विक खनिज के उदाहरण हैं। अधात्विक, जिन खनिजों के से धातु प्राप्त नहीं होता, इसे पीटने पे ये टूट जाते हैं, इनमें चमक नहीं होती। संगमरमर, कोयला, अभ्रक, पेट्रोलियम इत्यादि अधात्विक खनिजों के उदाहरण हैं। अब यहाँ पे पांचवा क्वेश्चन है, देखिए क्रियाकलाप है। यहाँ पे एक चार्ट दिया गया है, आपको इसके आंसर भरना है। यहाँ पे हमारे जीवन में उपयोग किए जाने वाले विभिन्न प्रकार के ईंधनों को प्रदर्शित करने के लिए पुरानी पत्रिकाओं से चित्रों का प्रयोग करें और उन्हें अपने सूचना पट पर प्रदर्शित करें। दूसरा है यहाँ पे ऊर्जा संरक्षण की युक्तियाँ जिन्हें आप अपने विद्यालय में अपनाएंगे पर प्रकाश डालते हुए चार्ट बनाइए। तीसरा है सलमा की कक्षा में ने विद्युत उपभोग सर्वेक्षण के द्वारा अपने विद्यालय का ऊर्जा लेखा परीक्षण करने के लिए एक कार्य अभियान चलाया। उन्होंने विद्यालय के छात्रों के लिए सर्वेक्षण पत्रक तैयार किए। यहाँ पत्रक है, यहाँ पे इसका आंसर आप लोगों को खुद भरना है। यहाँ पे उपकरण दिया गया है एक साइड, यहाँ पे टोटल यहाँ पे 16 हैं उपकरण अन्य लेके, और उसके बाद उसकी दूसरे कॉलम में विद्युत लेखा में मात्रा प्रयुक्त हो रही, कितनी मात्रा वो बिजली की उपयोग कर रहा है, उपयोग समय यानी कि कितने समय के लिए वो चलाया गया है, मात्रा यानी कि वास्तविक आवश्यक संख्या यानी कि कितनी आवश्यकता है और कितना प्रयुक्त हो रहा है, और लास्ट का कॉलम है क्या उपयोग न किए जाने पर भी वे चालू रहते हैं, हाँ यानी जैसे रेफ्रिजरेटर होता है तो उपयोग नहीं होता तब पर भी वो चालू रखना पड़ता है। ऐसे यहाँ पे सारी चीज़ें दी गई हैं, कंप्यूटर, दूरदर्शन, निर्वात पंखे यहाँ पे CFL सारी चीज़ें हैं। इसकी आगे आप अपने घर के अनुसार यहाँ पे सारी चीज़ फिल करिएगा। तो ये कार्य आप लोगों को यहाँ पे देखिए लिखा गया है, इसको मैं अभी पढ़ के बता देता हूँ। सर्वेक्षण के दौरान एकत्र किए गए आंकड़ों का प्रयोग करते हुए विद्यार्थियों ने एक माह में उपयोग की गई इकाइयों एवं अनुमानित व्यय की गणना की और पिछले माह के विद्युत बिल से इसकी तुलना की। इन्होंने पंखों, बत्तियों और बंद न किए गए अन्य उपकरणों द्वारा उपयोग की गई विद्युत के अनुमानित मूल्य की गणना की। इस प्रकार उन्होंने यह मात्रा उस मात्रा पर प्रकाश डाला जो बचाई जा सकती है, ठीक, और ऊर्जा संरक्षण के लिए सामान्य आदतों के सुझाव दिए, जैसे आवश्यकता न होने पर उपकरणों को बंद कर देना, यहाँ पे आवश्यकता अनुसार न्यूनतम उपयोग, खिड़कियों को खुली रखकर प्राकृतिक हवा और प्रकाश का अधिकतम उपयोग करना, बत्तियों को धुलकर रखना। ठीक है, तो ये यहाँ पे देखिए दिए गए निर्देशों के अनुसार उपकरणों की उचित देखभाल और उपयोग करना। क्या आप इस सूची में कुछ और पंक्तियाँ युक्तियाँ जोड़ सकते हैं? आप घर पर इसी प्रकार के सर्वेक्षण कर सकते हैं और तब इसका विस्तार अपने पड़ोस तक कर सकते हैं और अपने पड़ोसियों को भी ऊर्जा के प्रति जागरूक कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्रियाकलाप जो है यहाँ पे 1, 2, 3 नंबर यहाँ पे देखिए, पहला, दूसरा, तीसरा ये स्वयं विद्यार्थी करेंगे क्योंकि ये सारी चीज़ें विद्यार्थियों के घर के अनुसार होंगी। उनके घर पे कौन से यहाँ पे उपकरण हैं और कौन से नहीं हैं उसके अनुसार यहाँ पे चार्ट बनाना होगा। तो आशा करता हूँ आप दोस्तों आप लोगों को यहाँ तक जो क्वेश्चन मैंने आंसर दिखाया है वो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा इस वीडियो को,
और अगर आपको इसके अलावा किसी भी चैप्टर का, किसी भी सब्जेक्ट का, A to Z किसी भी सब्जेक्ट का, आपको गणित का, साइंस का, इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, संस्कृत, हिंदी, किसी भी सब्जेक्ट का आप लोगों को अगर सोल्यूशन चाहिए किसी भी क्लास का, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स उसमें कमेंट कर सकते हैं। मैं 1 से 2 दिन के अंदर कोशिश पूरी करूँगा कि आप लोगों तक उसका सोल्यूशन पहुँचा सकूँ। आपको सिर्फ इतना काम करना है कि रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, जिससे मैं जब आप लोगों तक वो क्वेश्चन आंसर पहुँचाऊँ तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए और आपको पता चल जाए कि हाँ, आपकी वीडियो अपलोड हो गई है। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।